अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इज़ा अहमद है और मैं शालीमार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एक फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज मेरे पास डॉक्टर नदीम हमीद मौजूद हैं। डॉक्टर नदीम इज़ द हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट एट शालीमार हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा अपना मेडिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं और किस चीज़ ने आपका इंटरेस्ट पीडियाट्रिक्स की तरफ रुजू किया? जी, बेसिकली मेरी जो बेसिक एजुकेशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS का इम्तिहान पास किया और उसके बाद जब ये मौका आया कि मैं अपने लिए स्पेशलिटी का इंतखाब करूं तो सबसे पहले मेरा ख्याल जो है वो पीडियाट्रिक्स की तरफ ही गया। बेसिकली रीज़न क्या थी पीडियाट्रिक्स में आने की, तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की जो बीमारियाँ हैं बड़ी ही हसास होती हैं कि इनमें फैसला जो है हमें वो बर वक्त करने की ज़रूरत होती है और उसका रिवार्ड भी फौरन मिलता है। तो मुझे ये लगता था कि जो भी काम आप करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं बच्चों की सेहत के बारे में, तो उसका नतीजा आपको फौरन चंद घंटों में या एक दो दिनों में मिल जाता है। तो ये बड़ा मेरे लिए एक फैसिनेटिंग था सारी मेडिकल फील्ड की निस्बत। तो एक बुनियादी, वैसे आपको पता है कि बच्चे सबको ही अच्छे लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में बंदा जो ये कह सके कि मुझे बच्चों से प्यार नहीं है। तो ये तो जनरली एक होता ही है पीडियाट्रिशियन का, और फिर बच्चों से डील कर करके हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, तो जो भी मोहब्बत है, ये प्यार है, ये बढ़ता जाता है। सर, आज का जो टॉपिक है, बच्चों की जो पेट की बीमारियां होती हैं जो अमूमन तौर पे क्लिनिक्स में हम देखते हैं, OPD में भी देखते हैं, ER में देखते हैं, इनकी कॉमन या सबसे आम वजूहात क्या होती हैं? जी इज़ा, ये बहुत आपने अहम टॉपिक का इंतखाब किया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी जनरल प्रैक्टिस जो पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस है किसी भी जगह पे, वहाँ पे जितने भी मरीज आते हैं उसमें नंबर 1 वजह जो है वो पेट के अमराज हैं। इसकी वजह से ये मरीज डॉक्टर के पास आते हैं और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा हमारे जैसे मुल्क में जो अमवात वाक़या होती हैं 5 साल से कम बच्चों के उम्र में, वो भी इसी ग्रुप ऑफ डिजीजेस की वजह से ही होती है। तो इस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है। और आजकल जैसे आपने खुद ही कहा कि गर्मियां और मॉनसून में बहुत ज्यादा पेट के अमराज आम हो जाते हैं, हर बंदा समझता है इसको। तो बुनियादी तौर पे जो इसमें जो सबसे बड़ा चंक होता है इन मरीजों में, जो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं मरीज, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, या जिसको आम जुबान में आजकल मीडिया में गैस्ट्रो के नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये गैस्ट्रो कोई नई बीमारी या खतरनाक बीमारी नहीं है, बल्कि ये सालों से चलता आ रहा है ये मसला, खासतौर पे हमारे जैसे ममालिक में जहाँ पे कि हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में वो इस गैस्ट्रोएंटेराइटिस का शिकार होते हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद इतनी ज्यादा बीमार होती है तो जाहिर है कि फिर उसमें नुकसान का अंदेशा भी रहता है कि कुछ बच्चे ज्यादा ही बीमार हो जाते हैं और उनको खुदा न खास्ता जान का खतरा पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पेट के अमराज हैं ये कॉमन हैं जो हमारे रीजन में खासतौर पे और दुनिया में भी जाहिर है कि काफी तादाद में ये मरीज पाए जाते हैं। एब्सोल्युटली सर, इनकी वजूहात क्या होती हैं? किन वजह से आपको लगता है कि जो पेट की मसाइल लेके वालिदैन अपने बच्चों को लेके आते हैं? जी, जैसे मैंने कहा कि जो कंडीशन सबसे ज्यादा आम है उसके बारे में फोकस करते हैं और वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। और 100% केसेस में ये मुंह के जरिए जरासीम जो है वो अंदर जाते हैं इस इन्फेक्शन के और गैस्ट्रो या गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं। तो ये भी बड़ा जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि ये मिथ्स के ये कोई और सर्दी या गर्मी से होती है, बल्कि ये बीमारी 100% मुंह के जरिए इंजेस्ट करने से चीजें होती है। इसका मतलब है इसका रूट जो है वो ओरल रूट ही होगा। इसको हम फीको ओरल रूट भी कहते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन इसका ये मतलब है कि हमें जो भी एहतियात करना होगी वो मुंह के रस्ते अंदर जाने वाली चीजों में करनी होगी। खाने पीने की चीजों में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि हर वक्त कभी मिट्टी में खेल रहे होते हैं, कभी जमीन पे हाथ लगा रहे होते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि 100% आप उनकी हर वक्त सफाई का ख्याल रख सकें। और फिर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपको पता है बोतल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फीडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस फीडर की सफाई को करना और मेंटेन करना और इसको प्रॉपर से स्टेराइल या बॉयल करना, साफ करना, वो एक बड़ा ही मुश्किल मरहला है। तो इसमें जब भी नाकामी होगी तो ये बीमारी होने का अंदेशा है। फिर जो जरा बड़े बच्चे होते हैं
آپ کو پتا ہے وہ باہر سے چیزیں کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. آج کل اتنی اٹریکٹیو جنک فوڈس اویلیبل ہیں, تو گلی محلوں میں یا عام ایون بڑے بڑے ریسٹورینٹوں میں بھی جو بنتی ہیں چیزیں, ان کی ہائیجین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سیف نہیں ہوتی. تو ریلیٹیولی بڑے بچوں میں یہ بھی وجہ بن جاتی ہے باہر سے کھانا. اور جو تو لہٰذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ میجورٹی کیسز کے اندر اورل روٹ سے یہ انفیکشنز اندر جاتے ہیں, اور اس میں یہ علامات جو اس کی بیماری کی ہے وہ کرتے ہیں جو بھی گیسٹرائٹس. سر جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کا انجیکشن سے مطلب کھانے والی چیزوں سے یہ بیماری وابستہ ہے, سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ والدین کو کن کن علامات یا نشانیوں کے لیے آن دا لک آؤٹ رہنا چاہیے کہ ان کے بچوں میں جب یہ نشانیاں آتی ہیں تو مطلب کہ ان کو پیٹ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. جی بالکل, یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بر وقت اس کی تشخیص کے لیے علامات کو جاننا ضروری ہے. سب سے کامن جو علامات اس تکلیف میں آتی ہیں وہ الٹی کا آنا اور پتلے پخانے یا دست جس کو کہا جاتا ہے. وہ عام طور پہ ہمارے جو پبلک میں لوگ ہیں آگاہ ہوتے ہیں ان علامات سے. تو کئی بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں, اور کچھ بچوں میں موشن یا پخانے, پتلے پخانے یا دست پہلے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری علامات ہیں جو کہ ہو سکتی ہے, جیسے بخار کا ہونا. ذرا سا بڑے بچے جو ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں, پیٹ میں درد کی شکایت کر سکتے ہیں, جو بتا سکتے ہیں. تو پیٹ میں درد ہونا اور متلی ہونا, کھانا پینا چھوڑ دینا, کئی دفعہ نڈھال ہو جاتے ہیں بچے, یا بلا وجہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں, اریٹیبلٹی. سو یہ ساری علامات جو ہیں یہ ایک گروپ آف سمٹمز ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے عام جو اور سب سے اسپیسیفک علامات جو ہیں وہ الٹی, پتلی اور لوز موشن جو ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. اور سب سے اہم جو سمٹم ہے, جیسے آپ نے سمٹمز کی بات ہی کی, تو وہ جس کے لیے ہمیں واچفل بھی رہنا چاہیے, وہ ہے ڈی ہائیڈریشن کے سمٹم, جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کی ایکٹیویٹی پہ بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کہ وہ اریٹیبل ہو رہا ہے, وہ نڈھال ہو رہا ہے, یا وہ بالکل الرٹ ہے. سو کئی دفعہ تعداد جو ہے پوٹیوں کی تعداد یا الٹیوں کی تعداد اہم نہیں ہوتی, بلکہ بچے کا بیہیویئر اہم ہوتا ہے. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے کا بیہیویئر دیکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ سوٹیبل پرسن ہے وہ اس کی ماں ہے, جس کو سب سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج میرا بچہ کچھ اچھے سے بیہیو نہیں کر رہا, یا زیادہ بے چین ہے, یا زیادہ اننیسیسری سو رہا ہے. تو ان کو بھی ہمیں علامات کے طور پہ ہی لینا چاہیے جو گیسٹرنٹرائٹس کی, تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. ایبسلیوٹلی سر. سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچوں کے جو والدین ہیں اسپیشلی ماں, ان کو زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے ایسی سچویشنز میں. تو ایک فرسٹ ایڈ کٹ اگر بنانا ہو کسی نے, کہ اگر خدا نہ خاصہ گھر میں کسی کو یہ بیماری ہو, بچے کو یہ بیماری ہو جائے, تو وہ کس طرح کا لگے گا؟ آپ کیا کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہاں ان میں چیزیں ہوں؟ جی بالکل, جس گھر میں بچے ہوں وہاں پہ جیسا میں نے کہا کہ اتنی عام بیماری ہے, تو امکان ہے کہ کسی بچے کو کبھی خدا نہ خاصہ ضرورت پڑ سکتی. اور یہ تکلیف ایسی ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی شروع ہو کے تکلیف پہ بن سکتی ہے, اور کافی تشویش کا باعث بھی بن سکتی ہے. اس لیے آپ کا یہ مشورہ بالکل صحیح ہے کہ کچھ چیزوں کا ہمیں گھر میں انتظام کر کے رکھنا چاہیے. اور اس کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ORS, جو کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اورل ری ہائیڈریشن سولوشن ہوتا ہے, جس کے ذریعے ہم پانی کی کمی کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہونے سے بھی روک سکتے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں, اگر اس کو بر وقت شروع کر دیا جائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں, تو یہ پانی کی کمی ہونے سے بچاؤ کا بھی ایک سبب بن سکتی ہے. تو ORS جہاں پہ بھی بچے ہوں چھوٹے, وہاں پہ ضرور ہونا چاہیے. آج کل پیکٹ میں بھی دستیاب ہیں, اور بوٹل میں بنا ہوا ORS, اس کو لو آسمولر ORS ہم کہتے ہیں. WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ آج کل لو آسمولر ORS پہ زیادہ بات ہو رہی ہے, تو یہ موجود ہونا چاہیے. پھر ایک عام چیز جو کہ گھروں میں موجود ہوتی ہے, جس کو کہ بڑی آسانی سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, وہ ہے چاولوں کی پچ یا چاولوں کا پانی. اس کو ہم رائس بیسڈ ORS بھی کہہ سکتے ہیں. کمرشلی بھی اویلیبل ہوتی ہیں پریپریشن, لیکن گھر میں بھی بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے. کہ ہمارے گھروں میں جو کوکنگ کرتے ہیں لوگ, ان کو پتا ہے کہ جب چاول پکتے ہیں تو ان کے اوپر ایک گاڑھا پانی آ جاتا ہے. اس چاولوں کی پچ کو استعمال کیا جا سکتا ہے بطور ری ہائیڈریشن سولوشن. تو سب سے اہم بات یہی ہے. اور بخار کی دوائیاں عام جو استعمال ہوتی ہیں, پیراسیٹامول, وہ بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے. میں اس موقع پہ بالکل یہ بات جو ہے وہ اس کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس بیماری میں جتنا بھی نقصان ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے ہوتا ہے.
कभी भी किसी मरीज को जल्दी एंटीबायोटिक देने से फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए घर में एंटीबायोटिक की बोतल रखना और फौरन शुरू करा देना ये कोई बहुत दानिशमंदी की बात नहीं होगी। तो हमें अपने नाजरीन को यही मैसेज देना चाहिए कि वो सबसे पहले उसकी हाइड्रेशन को सही करने के लिए कोशिश करें, ना कि पोटियां बंद करने की दवाइयां या बेदरेक उल्टी की दवाइयां और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। सो फर्स्ट एड के तौर पे ये दवाइयां इस्तेमाल करने की बजाय हम हाइड्रेशन के ऊपर। आपने बहुत अहम बात की है कि किस तरह हमें एंटीबायोटिक्स फौरन से बगैर डॉक्टर से रुजू किए नहीं देनी चाहिए। सर, उसी मौजू पे रहते हुए कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसके बाद वालिदैन को घर में इलाज नहीं बल्कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? ये बात जो बहुत अहम है, इस लिहाज से भी अहम है कि जितना भी नुकसान होता है इन बच्चों में वो बरवकत डेंजर साइन या उन साइंस को रिकग्नाइज ना करने से होता है। तो इसलिए ये बड़ा अहम पहलू है इस मौजू का कि हम ये कहते हैं कि कुछ अलामात हैं, ये बल्कि WHO ने डिफाइन की हुई है, ये कोई मेरी अपनी डिफाइन करता भी अलामात नहीं है। दुनिया भर में उन्होंने हमारे जैसे मुल्कों के लिए जनरल डेंजर साइन डिफाइन किए कि कब आप समझते हैं कि बच्चा ज्यादा बीमार हो। उसमें सबसे अहम बात यह है कि जब बच्चे की एक्टिविटी खराब हो रही हो, बच्चा आम हालात से आपको सुस्त या नढाल नजर आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि आपका बच्चा ज्यादा बीमार हो रहा है, अब इसको डॉक्टर को देखने की जरूरत है। उससे पहले बहुत ज्यादा इरिटेबल, बगैर किसी वजह के शदीद रोना शुरू कर दे बच्चा, इनकंसोलेबल क्राई इसको हम कहते हैं, अगर वो हो जाए तो वो भी एक खतरे की अलामत है। फिर मुतवातर उल्टी, यानी आपने देखा कि 6 घंटे में बच्चे को कोई भी चीज हजम नहीं हो रही, सब कुछ जो देते हैं निकल जाता है, तो ये परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी एक डेंजर साइन हो सकता है। और उसके अलावा आखिरी जो चीज है वो ये है कि अगर उसको आप समझते हैं कि उसके अंदर कोई चीज नहीं जा रही, यानी बिल्कुल अनएबल टू फीड हो गया बच्चा, बिल्कुल कुछ नहीं ले रहा, तो फिर भी ये खतरनाक खतरे की अलामत हो सकती है। बिल्कुल। सर, आपने जैसे जिक्र किया कि ये इन बीमारियों से बचा जा सकता है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिसका आप रेकमेंड करते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें? जी देखिए, अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबको पता है, लेकिन डिफाइन करना होगा कि क्या प्रिवेंशन इसमें करें। तो मैं इस प्रिवेंशन को मैं शुरू करूंगा बच्चे की पहली फीड से। इनफैक्ट जब बच्चा पैदा होता है तो ये प्रिवेंशन का अमल तब से शुरू हो जाता है। हमें सिर्फ इंतजार नहीं करना चाहिए कि मॉनसून या गर्मियों में ये बीमारी होती है। तो सबसे अच्छा काम जो इस प्रिवेंशन के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए कर सकते हैं वालिदैन और खासतौर पे वालिदा, वो है माँ का दूध पिलाना, जो कि कई दफा बहुत हमारे यहाँ अच्छा एक कल्चर है। आपको पता है रिलीजियसली भी रिकमेंडेड है कि 2 साल माएँ बच्चों को दूध पिलाएं, लेकिन बस कई दफा हम देखते हैं कि हमारे लोग भूल जाते हैं या मुख्तलिफ मिथ्स की वजह से दूध नहीं पिलाते कि दबे का दूध देने से शायद बच्चा ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बीमारी है, इससे बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि पहले 6 माह मदर फीड कराया जाए और कोई चीज ना दी जाए। उससे ना सिर्फ उन 6 महीनों में वो बच्चा इस बीमारी से बचा रहेगा, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी उसकी अंतड़ियों में, इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी जो नेचुरल एंटीबॉडीज होंगी। जो एंटीबायोटिक्स आपने बाजार से खरीद के देनी है बच्चे को, वो बॉडी खुद मैन्युफैक्चर करके स्टोर रखेगी, और कभी ऐसा अटैक होगा अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, तो पहले से ही बॉडी इक्विप्ड होगी उसको डील करने के लिए। सो माइनर इन्फेक्शन जो है उनको बॉडी खुद ही डील कर लेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि कभी आप ये नहीं सोच सकते कि कोई जरासीम अंदर जाने नहीं देंगे। आप जितने मर्जी आप हाइजीन का ख्याल रख लें, कुछ ना कुछ अंदर जाएगा। जब बच्चा मूव करेगा, क्रॉल करेगा, तो वो मदर फीड ऐसा उसके अंदर एक बूस्ट कर देगी निजाम डिफेंस का। तो एक तो ये प्रिवेंशन हो गई। दूसरी प्रिवेंशन, ऑब्वियसली अगर किसी बहुत मजबूरी की वजह से बॉटल फीड देना पड़ता है, तो आप ये सोचें कि हर दफा बॉटल को स्टेरलाइज करके, बॉयल करके 5 मिनट बॉइलिंग टेम्परेचर पे रखना चाहिए, ताकि उसके सारे जरासीम खत्म होने, मैक्सिमम कम हो जाए, और फिर ही देना चाहिए। और एक और प्रैक्टिस जो मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो एक दफा बॉयल कर लेती हैं फीडर को और फिर कहते हैं 24 घंटे उसको इस्तेमाल करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे टीका लगाने के लिए हम हर दफा नई सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें हर दफा बॉटल को समझना चाहिए कि ये सिरिंज है, एक दफा यूज कर ली, तो जब तक आप इसको दोबारा से स्टरलाइज नहीं कर लेते, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। खाने पीने की जनरल एहतियात जो होती है, हाथ धोने की प्रैक्टिस, अपने हाथ धो के बच्चे को खिलाएं, छोटा बच्चा है, और अगर जरा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया,
तो फिर उसके हाथ अच्छे से धुलवा के फिर उसको खाने के लिए कुछ दें, क्योंकि ये चीज जो है थ्रू हैंड ट्रांसमिट होते हैं जरासीम। बाहर से खाना जाहिर है कि हम समझते हैं, सब लोग समझते हैं कि अच्छा नहीं है, और शायद 100% इसको अवॉइड भी करना मुमकिन ना हो मौजूदा हालात में। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, तो जहां तक हो सके एहतियात करें। अगर बहुत जरूरी है कुछ खाना तो कम से कम देख लें कि कहाँ बन रहा है, कहाँ तैयार हो रहा है, कहाँ पैक हो रहा है। सर, वैक्सीन्स का क्या रोल है पेट की बीमारियों से बचाव के लिए? वैक्सीन आपको पता है वैसे भी एक टूल है इंसानों के पास बीमारियों से बचने का। वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर है। खास तौर पे पेट के अमराज में 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि बहुत अहमियत की हामिल है हमारे जैसे मुल्क में। जैसे हमारे जैसे से हम कहते हैं कि तो हमारे जो हालात हैं थोड़े से बाकी दुनिया से ऑब्वियसली थोड़े डिफरेंट है ना, तो यहाँ 3 वैक्सीन का बड़ा रोल है। एक डायरिया की वैक्सीन है जो कि रोटा वायरस वैक्सीन कहलाती है, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए कि रोटा वायरस वैक्सीन जो मुंह के जरिए दी जाती है, पहले 4-5 माह में 3 डोजेस दी जाती हैं 4.5 माह तक, वो सिर्फ एक वायरस से बचाती है। सो रोटा वायरस वैक्सीन का दिया जाना ये बाकी सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनको बाईपास नहीं करती कि अब आपने वैक्सीन दे दी अब आप जो मर्जी करें तो कुछ नहीं होगा। सो दैट ओनली लाइक कवर्स ओनली वन वायरस, एक वायरस के खिलाफ मुदाफियत पैदा करती है, बाकी जो वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती। फिर दूसरी वैक्सीन जो अहम है वो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए भी आपको पता है एक जिगर का मसला है, वॉमिटिंग हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है। ये बड़ी कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ। इनफैक्ट हम सब किसी ना किसी स्टेज के ऊपर इस बीमारी का शिकार हो गए होते हैं। कभी ये अलामात हमें वाज़ेह होती हैं और कभी नहीं होती। तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अभी आज की डेट तक हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हमारे गवर्नमेंट के ईपीआई प्रोग्राम में शामिल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग प्रोफेशनल हमारा ये फर्ज है कि हम अपने लोगों को बताएं कि अभी फिलहाल ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं, लेकिन ये वैक्सीन कमर्शियली अवेलेबल है। आप इसको खरीद के अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं, और वो बड़ा आसानी से कोई भी डॉक्टर साहब जो है उनसे आप ये प्रेस्क्राइब करा के तो इनको आसानी से लगवा सकते हैं। लेकिन ये इसकी 2 डोजेस लगने से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाती है हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट, जो कि अगेन एक कॉमन बीमारी है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, और हमें भी बीइंग डॉक्टर जरूर बताना चाहिए लोगों को कि ये एक ऑप्शनल वैक्सीन है जो कि आप खुद से लगवा सकते हैं, क्योंकि इतनी कॉस्टली भी नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। और तीसरी जो वैक्सीन है वो अब गवर्नमेंट ने शामिल कर दी है प्रोग्राम में, वो टाइफाइड वैक्सीन है। टाइफाइड भी आपको पता है एक ऐसा मर्ज है जो हमारे मुल्क में बहुत ही आम है। आप घर में सुनते हैं कि किसी न किसी को टाइफाइड हो गया या कभी। तो ये वैक्सीन अब 9 महीने पे बच्चों को एडमिनिस्टर की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के प्रोग्राम में। तो इसको भी एहतमाम करना चाहिए कि टाइम पे लगवाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में पूरी जिंदगी जो टाइफाइड जैसे खतरनाक मर्ज से बचा जा सके। सर, वालिदैन को और बच्चों को या जो बच्चों की देखभाल करते हैं उन लोगों के लिए आप एक क्या गोल्डन मैसेज देना चाहते हैं एट द एंड कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या तदाबीर वो कर सकते हैं? जी इज़ा, मैं अगर इसको 1 लाइन या 2 लाइन में समेटूं इस बात को, तो मैं ये समझता हूँ कि मदर फीड सबसे पहले मैं उसको रखूंगा। उसके बाद हैंड हाइजीन, बहुत सारी हैंड हाइजीन हमने कोरोना के दिनों में सीखी कि हाथों को कैसे साफ करना है और हाथों को साफ करने की क्या अहमियत होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी प्रैक्टिसेस हम अभी भी उनको हमें लेके चलना चाहिए कि जब भी हम बाहर से आते हैं या अपने बच्चे को कुछ खाने देने के लिए इवन प्रिपेयर करते हैं मदर्स, तो अपने हाथ अच्छे से धो लें। बॉटल का इस्तेमाल कम से कम या ना करें। खुदारा ये जो हमारे यहाँ बच्चे हैं ना, ये 4-4 साल 3-3 साल तक बॉटल पीते रहते हैं, तो वो एक बीमारी की जड़ है जिसको के हटाना चाहिए। दुनिया में इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। किसी मजबूरी में अगर देना भी पड़े तो चम्मच से कप से बच्चे को पिलाने की आदत डाली जाती है। ये हम एक आदत जो डाल देते हैं बॉटल की, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है हमारे बच्चों के लिए, और बिला वजह की एक तकलीफ का बायस भी बनती है, तशवीश का बायस भी बनती है। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। यकीनन कि इस गुफ्तगू से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोगों को बच्चों की बीमारी के मतलब किसी भी किस्म की डॉक्टर कंसल्टेशन या सर्विसेज चाहते हैं तो आप शालीमार हस्पताल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में रजू फरमा सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।